हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इन लिटरेचर, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक। तो हम आज की वीडियो में जानेंगे कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होती है एक्चुअल में, और इसका यूज लिटरेचर में किस किस जगह होता है। So, first of all, we have to read its simple definition. What is stream of consciousness? A narrative technique that captures a character's continuous unfiltered thoughts. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक राइटर हूँ, ठीक है, और मैंने एक नॉवल लिखा है। अब नॉवल लिखते हुए मैं एक ऐसे वे का यूज करूंगी जहां मैं अपने इनर थॉट्स के बारे में लिखूंगी। नॉवल लिखते हुए अगर मैं कुछ सोच रही हूँ, ठीक है, अगर मेरे नॉवल में कोई करेक्टर है कि मेरे नॉवल का करेक्टर कुछ सोच रहा है, उसके दिमाग में कुछ थॉट्स चल रही हैं, उसके कॉन्शियसनेस माइंड में या उसके अनकॉन्शियसनेस हिस्से में कोई चीज है या कोई थॉट है, जो अगर वो किसी चीज की परेशानी लेके बैठा है मेरा करेक्टर, या उसको किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, तो वो उस चीज के बारे में, उस थॉट के बारे में मेरा वो करेक्टर अपने दिमाग में सोचेगा। और वो सोचते हुए उसके दिमाग में जो जो बातें आएंगी, जो जो थॉट्स आएंगी, मैं उन सब चीज को, उन सब थॉट्स को अपने नॉवल के अंदर उसी तरह लिख लूंगी जिस तरह के मेरा करेक्टर सोच रहा है, ठीक है। लेकिन अब वो जो थॉट्स हैं, वो जैसे हम एक पोम लिखते हैं तो पोम में हम बहुत ज़्यादा साउंड डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, ठीक है, पोएटिक डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। हमारी जो पोम होती है उसमें बहुत ज़्यादा राइमिंग वगैरह यूज़ करते हैं ताकि जो हमारी पोम हो वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए। इसी तरह अगर एक राइटर एक स्टोरी लिखता है तो उसमें कई ज़्यादा डायलॉग्स इंक्लूड करता है, कई तरह के सीन्स लिखता है, और वो कुछ इस तरह की स्टोरी लिखता है कि स्टोरी का फ्लो बना रहे, ठीक है। लेकिन एक ऐसा नॉवल जिसमें एक करेक्टर है और अगर वो कुछ सोच रहा है तो उसके थॉट्स को जिस तरह एक राइटर लिखता है, जैसे अगर मेरा करेक्टर एक चीज सोच रहा है तो मैं उसको बिल्कुल उसी तरह लिखूंगी कि जिस तरह मेरा करेक्टर उस टाइम उन इमोशन से गुजर रहा है, ठीक है। एक वो कंटिन्यूस पैटर्न होता है कि जब मेरा करेक्टर मुसलसल कंटिन्यूस कोई चीज सोच रहा होता है तो मैं उसको बिल्कुल उसी तरह लिखती हूँ। अब यहाँ ये बात जो है, ये आपको समझने की जरूरत है कि अब जो मेरा करेक्टर सोचेगा मैं उसको बिल्कुल सेम उसी तरह लिखूंगी, मैं उसकी लाइंस चेंज नहीं कर सकती। जैसे एक पोइट अपनी पोइट्री खूबसूरत बनाने के लिए पोएटिक डिवाइसेस का यूज करता है, मैं उसके उन थॉट्स में वो चीजें ऐड नहीं करूंगी, मैं उनके उस थॉट्स में अपनी तरफ से कोई डायलॉग्स इंक्लूड नहीं करूंगी। उस टाइम मेरे करेक्टर को पूरी फ्री विल है कि वो जो सोच रहा है मैंने उसी टाइम उसी उसी तरह की थॉट्स लिखनी है, वही लाइंस लिखनी है जो कि मेरा जो करेक्टर है सोच रहा है, यानी कि मैं एज अ राइटर उस लाइंस में चेंजिंग नहीं कर सकती, ठीक है। तो वहां से हमें पता लगेगा, उन लाइंस को आपको पढ़ के एक एक्चुअल में आपको फीलिंग आएगी कि ये जो करेक्टर है किसी भी स्टोरी का, किसी भी नॉवल का, और अगर ये प्रोटोगनिस्ट है, अगर ये हीरो है, तो ये किस तरह का इंसान है। आपको कैसे पता लगेगा? उसके स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस से। अब वो किस तरह की बातें सोच रहा है, हो सकता है वो बहुत अच्छी भी बातें सोचे, हो सकता है वो बहुत नेगेटिव भी बातें सोचे, हो सकता है वो बहुत बेतुकी सी बातें सोचे। अब उसकी वही जो सोच है, उसकी वही जो थॉट्स है, मैंने उसको बिल्कुल वैसे ही कॉपी पेस्ट कर देना है अपने नॉवल में, और मैंने अपनी तरफ से चेंजिंग नहीं करनी। और इस तरह मैं ऐसे में क्यों करूंगी कि इस तरह आपको एक ट्रू फेस शो होगा किसका, प्रोटोगनिस्ट का, ठीक है। तो ये क्या होता है, अब जरा आप दोबारा इस डेफिनेशन को रीड करें। अ नैरेटिव टेक्निक दैट कैप्चर्स अ कैरेक्टर्स कंटिन्यूस अनफिल्टर्ड थॉट, ठीक है। क्या कैप्चर करता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस? एक करेक्टर की कॉन्टिन्यूस थॉट्स, ठीक है, वो थॉट्स जो मुसलसल चल रही होती हैं, और अनफिल्टर्ड थॉट्स, ठीक है, कि उन थॉट्स में वो कुछ भी सोच सकता है। mimics real time thinking, emotional, random and often non-linear। अब उस थिंकिंग में हर तरह की थॉट्स हो सकती हैं। हो सकता है मेरा राइटर, मेरा करेक्टर जो है, लाइक आई एम द राइटर, देन आई एम टॉकिंग अबाउट माई करेक्टर, ठीक है। अब जो मेरा करेक्टर है, अब वो जो सोच रहा है, हो सकता है वो इस टाइम ये सोच रहा हो
कि कल मैं जाके फीमेल लीड के साथ जाके मिलूंगा और मैं उसके लिए फ्लावर्स लूंगा, और फिर वो बीच में ही सोचे लेकिन मुझे लगता है मुझे भी खाना खा लेना चाहिए, ठीक है। मेरा करेक्टर सोच रहा है कि मुझे भी खाना खा लेना चाहिए। अब देखें ये जो उसकी थॉट है इसने इंटरप्ट किया कि वो कल के बारे में प्लानिंग कर रहा है, वो कल के बारे में सोच रहा है कि मैंने कल क्या करना है, और उसके साथ ही उसको अभी की फिक्र पड़ गई कि मुझे भी खाना खा लेना चाहिए। तो ये वाली कौन सी थिंकिंग हो गई, ये रैंडम थिंकिंग हो गई। पहले थोड़ी सी ये इमोशनल थी कि वो एक फीमेल लीड के बारे में या अपनी लवर के बारे में, हीरोइन के बारे में सोच रहा है इमोशनल होकर, उसके बाद एक रैंडम सी थॉट उसके दिमाग में आती है कि मुझे पहले अभी आज खाना खा लेना चाहिए। तो ये वाला जो थॉट्स होती हैं ये इसी तरह की होती हैं, अनफिल्टर्ड होती हैं, रैंडम होती हैं, और इसमें पता लगता है कि ट्रू फेस क्या है एक करेक्टर का। Think being inside the character's mind as they think, feel, remember and react। अब इसमें क्या होता है कि जब आप ये पढ़ते हैं ना, आप जब आपने ये लाइंस पढ़ी, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा करेक्टर कह रहा है कि उसने कल जाना है अपनी लवर से मिलने, उसके लिए फ्लावर्स लेके जाएगा, और अब वो कहता है कि मुझे खाना खा लेना चाहिए। तो जब आप इस तरह के लाइंस पढ़ते हो ना, इस तरह का स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पढ़ते हो, तो इस तरह आप क्या करते हो कि आपको लगता है पास्ट टाइम कि आप खुद ही वो करेक्टर हो, या आपको लगता है कि आप करेक्टर के माइंड के अंदर चले गए हो, या आप करेक्टर के माइंड को पढ़ सकते हो। आप बिल्कुल उसको खुद से रिलेट भी कर सकते हो और उसको फील भी कर सकते हो, और आप उस पे, जैसे अगर आपने ये बात पढ़ी तो हो सकता है आपको ये फनी लगे कि अभी तो देखो वो फ्लावर्स की बात कर और अभी कह रहा है लेकिन पहले मैं खाना खा लूं। हो सकता है आपको ये पढ़ के स्माइल भी आए आपके चेहरे पे, आप हंसो कि किस तरह का फनी कैरेक्टर है। और फिर मतलब ये अब आपने क्या किया, इस तरह का रिस्पॉन्स देके आपने रिएक्ट किया, आपने फील किया, आपने सोचा। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आपको ये सारी चीजें करने पर मजबूर करता है, ठीक है। अब की फीचर्स क्या हैं इसमें, रियल टाइम फ्लो ऑफ थॉट्स। अब जो करेक्टर है मेरा, अब वो जो सोच रहा होता है वो रियल टाइम में सोच रहा होता है, मतलब वो किसी ऐसी बात के ऐसी बात कर रहा है कि जो उसने तकरीबन 10 दिन पहले या 20 दिन बाद नहीं सोची कि मैं 20 दिन के बाद ये करूंगा। वो अभी जो बात कर रहा है वो अभी अपने रियल इमोशंस शो कर रहा है, आपको रियल इवेंट्स के बारे में बता रहा है, आपको अपने फ्यूचर के बारे में बता रहा है कि वो फ्यूचर में क्या क्या करना चाहेगा। तो यानी कि ये जो उसके थॉट्स हैं ये स्क्रिप्टेड नहीं है, ये रियल हैं। Lack of punctuation or grammar rules, jumping between thoughts, memories, feeling, first person or third person, limited point of view, free association and emotional tone। Okay, अब इसमें क्या होता है, अब देखो, जब मैंने आपको अपने करेक्टर के बारे में बताया, तो अब जब ये थॉट्स हम इंग्लिश में लिखते हैं, इंग्लिश वर्डिंग में लिखते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं इन अ स्टोरी, तो इसमें पंचुएशन और ग्रामर तो समझे होती ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि करेक्टर जो हमारा होता है वो एक थॉट से दूसरी थॉट की तरफ जंप करता है, दूसरी थॉट से तीसरी थॉट की तरफ जंप करता है, और हो सकता है वो अभी आपको बता रहा हो कि उसका कल का प्लान क्या है, वो कल क्या करेगा, और फिर वो एकदम से स्विच करे, आपको अपने कोई पास्ट के इंसिडेंट के बारे में बताए, किसी पास्ट की मेमोरी के बारे में बताए कि तुम्हें पता है पास्ट में मेरे साथ ये हुआ था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि करेक्टर कुछ भी सोच सकता है, अपने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को मिक्स कर सकता है, आपको मेमोरीज के बारे में बता सकता है, आपको अपनी फ्यूचर थॉट्स के बारे में बता सकता है, फ्यूचर प्लान्स के बारे में बता सकता है। और ये सब कुछ सोचते हुए इन इंग्लिश लाइंस में आपको पंचुएशन का लैक मिलेगा और ग्रामर रूल्स भी उसमें नहीं होंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं उर्दू में एक ये लाइन कहती हूँ, मैं आज खाना खाऊंगी, ठीक है। अब ये एक पूरा सेंटेंस है कि मैंने बोला मैं आज ये खाना खाऊंगी और एंड पे मैंने फुल स्टॉप लगा दिया। तो हो सकता है मेरा करेक्टर ये कहे मैं अभी पढ़ रहा हूँ लेकिन सोच रहा हूँ पहले जाके खाना खा लूं। आप देखें, लेकिन सोच रहा हूँ पहले जाके खाना खा लूं, जिस तरह उसने ये बेफिक्री में ये लाइन बोली, तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि उसने बिल्कुल ठीक तरह से सेंटेंस बोला है, अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल्स बोला है, ठीक है। अब जो पंचुएशन है उसका बहुत ज्यादा, और अगर वो और ज्यादा सोच रहा है कि पहले मैं सोच रहा हूँ जाके खाना खा लूं, मैं तो सोच रहा था कि कल बाजार जाऊंगा लेकिन आज चला जाता हूँ, पता नहीं बाहर
का मौसम कैसा है। अब वो इतनी ज्यादा बातें अगर मेरा करेक्टर कर रहा है तो ऑब्वियसली वो एक आइडिया से दूसरे आइडिया की तरफ जंप कर रहा है और उसमें उसके पास कोई पंचुएशन नहीं है। और अब इसमें एक ये भी चीज आती है कि आप सिर्फ ये मत समझिए कि मेरा करेक्टर जो है वो मतलब फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है। अब हो सकता है कि जब वो आपको अपने बारे में अपनी फीलिंग्स के बारे में बताए कि मैं आज ये करूंगा कल वो करूंगा, फिर आपको वो ये भी बताए कि कल मेरी अपने उस दोस्त से मुलाकात हुई और मेरा दोस्त मुझे ये बातें कह रहा था। अब इसमें उसने सेकंड पर्सन को इंट्रोड्यूस करवा दी, अपने दोस्त को इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब उसने अपने दोस्त के एक्सपीरियंस के बारे में बता दिया या अपने उसने अपने दोस्त की प्लानिंग्स बताई या अपने दोस्त की थॉट्स बताई कि मेरा दोस्त ये बातें करता है और ये बातें सोचता है। ठीक है, तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस में आप किसी भी सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के बारे में सोच सकते हो, उसके बारे में बात कर सकते हो। और इसमें जो आपकी टोन होती है वो इमोशनल भी हो सकती है, सेंटिमेंटल भी हो सकती है, फनी भी हो सकती है। अब हम बात करेंगे फेमस ऑथर्स हु यूज इट। ठीक है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को कौन कौन से ऑथर्स यूज करते हैं, तो मैंने तो यहाँ सिर्फ दो एग्जांपल दी हैं मेरे फेवरेट राइटर्स की, वर्जीनिया वुल्फ एंड विलियम फॉल्कनर। ठीक है, और अब मैं आपको इनके नॉवल से एग्जांपल बताती हूँ। So the very famous novel of Virginia Woolf is To the Lighthouse. अब टू द लाइट हाउस में वर्जीनिया वुल्फ का जो करेक्टर है मिसेस रामसे, अब ये उनकी थॉट्स हैं। अब वो क्या कह रही हैं, What is the meaning of life? That was all a simple question. One that tended to close in one with years. The great revelation had never come. The great revelation perhaps never did come. Instead, there were little daily miracles, illuminations, match struck unexpectedly in the dark. अब ये सारा जो पैराग्राफ है ये हमारी मिसेस रामसे का है, ये उनकी ड्रिफ्टिंग थॉट्स हैं कि वो क्या सोच रही हैं जिंदगी के बारे में, और जिंदगी के बारे में सोचते सोचते उन्होंने बीच में कितनी चीजों के बारे में बात की। ठीक है, ये आप जरा इसको स्किप करके सॉरी पॉज करके पढ़ लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी कैसे वर्जीनिया वुल्फ ने मिसेस रामसे की थॉट्स के बारे में एक बात की है। आप ये देखें पैराग्राफ सा है और इसमें आपको ये देखें कितने ज्यादा डॉट्स लगे हुए हैं, प्रॉपर पंचुएशन मार्क्स का यूज नहीं किया गया क्योंकि उनकी जो थॉट्स हैं वो चेंज हो रही हैं, वो रिफ्लेक्ट कर रही हैं। एक थॉट दूसरी थॉट के बारे में बता रही है, एक आइडिया दूसरे आइडिया के बारे में बता रहा है, और वो एक बात जो कर रही हैं उसको छोड़ के दूसरी बात को कंटिन्यू कर रही हैं। तो ये वाला जो पैराग्राफ है इसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि वो जंप कर रही हैं। ठीक है, अब उनके जो थॉट्स हैं वो स्टेबल नहीं है, वो किसी एक ही चीज के बारे में नहीं सोचती। आप देखिए इसमें लाइफ के बारे में बात कर रही हैं, मिरेकल्स के बारे में बात कर रही हैं, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के बारे में बात कर रही हैं, काफी ज्यादा चीजों के बारे में। फिर ये भी कि जिंदगी में कोई बड़ी चीजें नहीं हो सकती और कोई ग्रेट चीज तो अभी तक आई ही नहीं है। देखिए वो कहाँ से कहाँ सोच रही हैं। ठीक है, अगले एक दो सालों में क्या होगा, और वो कभी इसको एक क्वेश्चन की तरह देख रही हैं, कभी वो क्या कर रही हैं। तो ये वाला जो पूरा पैराग्राफ है शो करता है कि मिसेस रामसे राइटर जो हैं उनके दिमाग में इस टाइम कितनी बातें चल रही हैं, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस में क्या क्या हो रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल इज फ्रॉम विलियम फाल्कनर नॉवल द साउंड एंड द फरी। And I was not when the shadow of the sash appeared on the curtains. It was between 7 and 8 o'clock, and then I was in time again. This passage shows Quentin's internal struggle with time, his desires to stop it, and his longing for the past. अब देखें इसमें जो हमारे पास क्विंटेनिस का करेक्टर है वो एक इस पैराग्राफ में बात कर रहा है टाइम के बारे में। ठीक है, और इस पूरे पैराग्राफ में वो क्या बात कर रहा है कि वो टाइम को कैसे देखता है, उसकी क्या विश है, उसकी विश है कि वक्त कहीं रुक सकता। वो ये सोचता है कि काश वो पास्ट में चला जाए, पास्ट में जाके वो ये चीजें कर सकता। इन तीन चार लाइन से हमें ये पता लगता है कि ये जो हमारे पास क्वेंटिन का कैरेक्टर है ये टाइम के बारे में सोच रहा है, और टाइम के बारे में कि वो इसको रोक सकता और वो पास्ट में दोबारा जा सकता, और फिर वो हमें बताता है। और देखेंगे जो उसके थॉट्स हैं, व्हेन द शैडो ऑफ द सैश अपीयर्ड ऑन द कर्टन्स इट वाज बिटवीन 7 and 8 o'clock, एंड देन आई वाज इन टाइम अगेन। ठीक है, अब वो यहाँ से बता रहा है कि कर्टन में जब
शैडो पड़ रहा था, तो वो पता है क्या टाइम था, वो 7 से 8 बजे का वक्त था। और इस वक्त एंड देन आई वाज इन टाइम अगेन, इसका मतलब है कि अब जो वो हमारे पास करेक्टर है क्वांटिन का, वो ये कह रहा है कि अब मैं दोबारा पास्ट के बारे में सोच रहा हूँ, मैं पास्ट की तरफ चला गया हूँ। मतलब पोइट सॉरी, जो ऑथर है वो अपने जिस करेक्टर के बारे में बात कर रहा है, वो करेक्टर उस टाइम पहले प्रेजेंट की बात कर रहा है। देखो कि उसके सामने कर्टन्स पे एक शेडो सा पड़ता है और वो टाइम देखता है तो 7 से 8 बजे का वक्त है। अभी ये प्रेजेंट है और प्रेजेंट में ही वो कह रहा है कि अभी मैं पास्ट की बात, एंड देन आई वाज इन टाइम अगेन, और फिर मैं दोबारा पास्ट में चला गया। वो पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि पास्ट का और प्रेजेंट का जो है वो एक तरह से टकराव हो रहा है। तो हमारा जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है वो यही होता है कि जो हमारे करेक्टर होते हैं उनकी थॉट्स होती हैं, ठीक है। आप जरा ना ये पॉज करके पढ़ते जाइए, ठीक है। और फिर आपको पता लगेगा कि मैं बेसिकली आपको क्या समझाना चाह रही हूँ, कि जो हमारा करेक्टर्स हैं उनकी जो थॉट्स हैं वो कैसे मिक्सअप हो रही हैं, कैसे जंप कर रही हैं, कैसे उनमें जो है एक प्रॉपर सेटिंग नहीं है, एक प्रॉपर टोन नहीं है, ना इनमें कोई रिदम है, ना इनमें कोई म्यूजिक है, लैक ऑफ पंचुएशन मार्क्स है, लैक ऑफ ग्रामर है। क्यों? क्योंकि वो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को आपस में मिक्स कर रहे हैं और वो एक कंक्लूजन से दूसरी कंक्लूजन की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होती है? वो थॉट्स होती है एक करेक्टर की, उस करेक्टर की जो राइटर ने अपने नॉवल में इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। और वो करेक्टर जो होता है वो उस टाइम इमोशनल भी हो सकता है, फनी भी हो सकता है, हो सकता है वो हैप्पी भी हो सकता है वो रो भी रहा हो, और हो सकता है कि वो अपनी थॉट्स के अंदर किसी सेकंड या थर्ड पर्सन को इंट्रोड्यूस करवा के उनके डायलॉग्स बोले कि उस पर्सन ने मुझे क्या बोला था। तो ये होता है हमारे पास स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। थैंक यू सो मच। दूसरी वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।